एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिकल कंटेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे सुरेंद्र की सिसरली की जो बुक है इंग्लिश में, उसका ये हिंदी में ट्रांसलेशन है और ये उसकी समरी है, कल्चर एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस। तो आज की स्टडी में हम पढ़ेंगे कि कल्चर और साइकोलॉजिकल प्रोसेस से रिलेटेड, इंडियन साइकोलॉजी से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल्चर या जिसको हम संस्कृति बोलते हैं वो क्या होती है। जो संस्कृति है, जब मानव मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की सामान्यता बनाम सांस्कृतिक विशिष्टता के बारे में बहस जारी है, यानी कि संस्कृति की वजह से जो मानव है उसके अंदर जनरलिटी क्या है और कल्चर की वजह से जो स्पेसिफिक आई है, उन दोनों में के बारे में बहस जारी है। और संस्कृति शब्द इतना बड़ा है कि हम खुद उसके बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी इसकी परिभाषाएं रखें। और अलग अलग पाठ्य पुस्तकों में संस्कृति को बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाओं के रूप को भी जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। लिंटन ने 1936 में संस्कृति को मानव जाति की कुल सामाजिक आनुवंशिकता के रूप में परिभाषित किया। हर्स्कोविट्ज ने संस्कृति को पर्यावरण के मानव के निर्मित भाग के रूप में माना और बैरी एट अल ने लोगों के एक समूह के जीवन का एक साझा तरीका संस्कृति को माना था। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अनपैकेजिंग संस्कृति। तो मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संस्कृति क्या है, हम इसमें इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सांस्कृतिक संदर्भ में मानव व्यवहार को समझने के लिए बैरी ने पर्यावरण सांस्कृतिक ढांचे का उपयोग किया, यानी कि बैरी ने सिर्फ संस्कृति को ही नहीं माना था, उन्होंने इको कल्चरल फ्रेमवर्क का उपयोग किया था। और ये जो ढांचा है ये संस्कृति को परिस्थितिकी और पर्यावरण के प्रति व्यवहार के अनुकूल मानता है, यानी कि ये मानता है कि जो संस्कृति है वो पर्यावरण से भी प्रभावित होती है। दूसरे शब्दों में, संस्कृति और व्यवहार की घटना को लोगों के जीवन की पारिस्थितिक स्थितियों से अलग थलग नहीं किया जा सकता है। संस्कृति के पहलुओं को विकसित और प्रेषित करना। तो संस्कृति के दो पहलू बताए गए हैं, एक तो विकसित संस्कृति और दूसरी बताई गई है प्रेषित संस्कृति, या जिसको हम इवोक कल्चर और ट्रांसमिटिव कल्चर भी कह सकते हैं। और इन दोनों के बीच में अंतर किया गया है। जो हमारी विकसित संस्कृति है वो परिस्थिति, स्थिति या इकोलॉजिकल कंडीशन से सीधे कुछ व्यवहार को जन्म देती है, यानी कि जो इवोक कल्चर है वो सीधे सीधे हमारी परिस्थितियों से प्रभावित होती है। और प्रेषित संस्कृति को सामाजिक प्रश्न के माध्यम से सीखा जाता है। चूंकि मनोवैज्ञानिक शोध में विकसित संस्कृति के प्रभाव की अधिक जांच नहीं की गई है, इसलिए प्रेषित संस्कृति के समर्थन के प्रमाण अधिक है, यानी कि मनोवैज्ञानिकों ने जो हमारे ट्रांसमिटेड कल्चर है उसको अधिक मान्य माना है। कल्चर चेंज एंड ह्यूमन बिहेवियर। अब हम इसमें अध्ययन करेंगे कि कैसे संस्कृति परिवर्तन होती है और उससे मानव व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है। संस्कृतियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे स्थिर नहीं रहती है, वे समय के साथ बदलते और विकसित होते हैं, जबकि पहले के दिनों में बदलाव अपेक्षाकृत धीरे धीरे हुआ है। हाल के दशकों में वे विभिन्न सांस्कृतिक समूह और उनके उत्पादों के लोगों के बढ़ते आपसी संपर्क के कारण तेज दर से हो रहे हैं, यानी कि पहले जो सांस्कृतिक चेंज होते थे या परिवर्तन होते हैं वो धीरे धीरे होते थे, लेकिन अब संस्कृति के लोगों के बढ़ते व्यवहार के कारण ये जो चेंज होने लगे हैं वो तेज होने लगे हैं। घटना का व्यापक रूप से उच्चारण के रूब्रिक के तहत अध्ययन किया गया है। अब आप ये समझ लीजिए कि उच्चारण क्या होता है। उच्चारण की प्रक्रिया में एक संस्कृति अक्षर प्रभावी या दाता बन जाती है, जबकि जो अन्य संस्कृति होती है वो अधीन बन जाती है। और ये सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, सामाजिक क्षेत्र और अकादमिक क्षेत्र के लिए भी इसको देखा जा सकता है। कल्चर मैटर्स सम एम्पेरिकल एविडेंस। जो संस्कृति है वो कुछ एम्पेरिकल एविडेंस को भी देती है, तो हम उनको देख लेते हैं। इसको दर्शाने के लिए विशाल प्रमाण है कि विकास और मानव व्यवहार दोनों का प्रदर्शन संस्कृति से गहराई से प्रभावित है। जैविक माता पिता के अलावा मानव के सांस्कृतिक माता पिता भी होते हैं, और उनके मामले में सामाजिक और सांस्कृतिक सीखने की एक बड़ी मात्रा प्रक्रियाओं के माध्यम से होती है। वे हैं अतिक्रमण, सामाजिकरण और उच्चारण। इन प्रक्रियाओं का प्रभाव व्यक्ति की बुनियादी मनोवैज्ञानिक कार्यप्रणाली जैसे धारणा, शिक्षा, स्मृति, सोच आदि के स्तर के साथ साथ कई व्यापक व्यवहार डोमेन जैसे सामाजिक, संगठनात्मक और स्वास्थ्य में परिलक्षित होता है।
मानव संज्ञानात्मक कार्य में संस्कृति कारकों की भूमिका को अनुसंधान में व्यापक रूप से जांचा गया है। सीगल, कैम्पबेल और हार्स्कोविट का काम अनुसंधान का एक शास्त्रीय उदाहरण है जो दृश्य भ्रम के लिए संवेदनशीलता पर पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक कार्यों के प्रभाव को प्रदर्शित करता है, जो एक समय में सार्वभौमिक और सांस्कृतिक मुक्त माना जाता था। स्थानिक अवधारणात्मक कौशल या स्पाइटल परसेप्चुअल स्किल्स और संज्ञानात्मक शैलियों के विकास पर बेरी का काम स्पष्ट रूप से दिखता है कि मानव संज्ञानात्मक कार्य काफ़ी हद तक परिस्थिति संस्कृति की विशेष द्वारा आकार में है। यानी कि जो हमारी संस्कृति है वो हमारे संज्ञानात्मक कार्यों को भी बहुत हद तक प्रभावित करती है। भारत में किए गए अनुसंधान इस दावे का समर्थन करता है कि मानव जीवन में संस्कृति मायने रखती है। यानी कि भारतीय मनोवैज्ञानिक इस बात को मानता है कि जो संस्कृति है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इसका एक अच्छा उदाहरण आपको सिन्हा 1979 में उनका एक प्रयोग था जो कि उन्होंने बिहार के छोटा नागपुर के क्षेत्र में बिरमोह और ओरन आदिवासी बच्चों के साथ किया था। जो बिरमोह है वो इस तरह के लोगों को कहा जाता है जो कि घूमन शिकारी समूह होते हैं, और ओरान ऐसे के बच्चों को कहा जाता है या ऐसे तरह के लोगों को कहा जाता है जो बसे हुए हैं और कृषि समूह होते हैं। तो इन्होंने इन दोनों का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि जो बिरमोह बच्चों का कार्य है वो ओरोन बच्चों की तुलना में परसेप्चुअल रूप से अधिक विभेदित किया गया था। यानी कि जो बिरमोह बच्चे थे वो ओरोन बच्चों की तुलना में अधिक जो अवधारणात्मक विवेक था उसको कर सकते थे, जिससे उन्हें एक जटिल पृष्ठभूमि में एम्बेडेड कुछ वस्तुओं का पता लगाने की आवश्यकता होती थी। यानी कि जो बिरमोह बच्चों का समूह था वो आदिवासी रूप में रहने की वजह से जो ओरान बच्चों का समूह था उनसे प्रत्यक्षात्मक रूप से अधिक भिन्न था। स्थानिक भाषा और संज्ञानात्मक के अध्ययन में हमें मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर सांस्कृतिक प्रभाव का एक और अच्छा उदाहरण पेश करते हैं। जो संचयी सीखने के रूप में संस्कृति मानव के लिए अद्वितीय है। भाषा और अन्य सीखने की प्रक्रिया शिष्टता में महत्वपूर्ण योगदान देती है। सामाजिक और सांस्कृतिक संचरण प्रक्रियाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में मानव के कामकाज को प्रभावित करती हैं। यानी कि जो संस्कृति है वो मानव के जीवन में हर पहलू को प्रभावित करती है। साइकोलॉजी इन इंडिया, बैकग्राउंड एंड फिलोसफिकल ओरिजिन्स। अब हम जान लेते हैं कि जो भारत में मनोविज्ञान है वो किस रूप में आया है और कैसे आया है। भारत में चिंतनशील सोच की कई परंपराएं विकसित हुई है। मानसिक स्थिति पर विचार विमर्श और आत्म प्राप्ति के लक्ष्य और पीड़ा से मुक्ति प्रक्रिया के साथ आत्मचेतन और स्वास्थ्य और कल्याण, भावना और प्रेरणा, नैतिकता जैसी आंतरिक प्रक्रियाओं में व्यापक और गहन अन्वेषण हुए हैं। वेदों, स्मृतियों, उपनिषदों, वेदांगों से संबंधित विशाल साहित्य, दार्शनिक प्रणालियों के ग्रंथ, उदाहरण के लिए नैना, मीमांसा, वेदांत, कारवा, योग, सांख्य, बुद्धवाद, जैन धर्म, सिख धर्म, सूफीवाद, कारका संहिता और सुश्रुत संहिता, पतंजलि के योग सूत्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, वात्स्यायन के कामसूत्र और रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों के साथ साथ भगवद गीता में महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक आयत वाले विषयों को व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। यानी कि भारत के जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं इन सभी ग्रंथों में मनोविज्ञान के आयत को या मनोविज्ञान विषय को किसी न किसी रूप में दर्शाया गया है। धर्म की रूपरेखा, जीवों रूपों में निरंतरता, स्वयं के संबंधपरक दृष्टिकोण, संदर्भ, संवेदनशील सोच और कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत व्यक्तिवाद और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के लिए एक अद्वितीय संदर्भ प्रदान करते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद 600 ईसा पूर्व सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है जो 5 गोले या मयान, जिनको कि पंचकोश कहा गया है, उनके ऊपर जोर देता है। जिनमें पंचकोश क्या है इनको आपको याद कर लेना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अन्नमाया, प्राणमाया, मनोमया, विज्ञानमाया और आनंदमाया। अन्नमाया यानी कि भोजन से रिलेटेड, जो कि हमारे स्थूल भौतिक शरीर को मिलाकर बनता है। प्राणमय यानी कि ऊर्जापूर्ण जो सूक्ष्म शरीर है। मनोमय यानी कि सहज अवधारणात्मक शरीर। विज्ञानमय संज्ञानात्मक या चेतन शरीर। और आनंदमय या पारलौकिक शरीर। आत्मन या आत्मा इन 5 मयानों से परे है। इसी प्रकार त्रिगुण के सिद्धांत, जिनको 3 गुण कहा गया है, सत्व, रज, तमस का उपयोग व्यक्तित्व का वर्णन करने के लिए किया गया है। ये जो सत्व, रज, तमस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको लर्न कर लेना।
जो सत्य है वो शुद्धता से, जो रज है वो कार्रवाई एक्टिविटी से, और जो तमस है वो जड़ता से के लिए यूज किया जाता है। एक या दूसरे गुण का प्रभुत्व किसी व्यक्ति के व्यवहार को आकार प्रदान करता है, यानी कि इनके जो कॉम्बिनेशन है वो मानव के व्यक्तित्व को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और पतंजलि के योग सूत्र में इन समस्याओं को विस्तृत चर्चा अब दुनिया भर में हो रही है। पाठ मानव जाति की समस्याओं को समझने के लिए प्रत्यक्ष अवलोकन और अनुमान, तुलना, अंतर्ज्ञान और गवाही द्वारा पूरक उपयोग करता है। आत्म का विश्लेषण, चेतन की अवस्थाएं, विशेष रूप से समाधि और चतुर्थ अवस्थाएं, यानी कि चेतन की अवस्थाएं कौन सी है विशेष रूप से, जिसमें समाधि आती है, और 4 अवस्थाएं मन शरीर संबंध, मानसिक कार्य जिसमें आते हैं अनुभूति, धारण, भ्रम, ध्यान, तर्कण, मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहारिक ज्ञान। इन सभी पर विचार विमर्श किया गया है। आत्म का विश्लेषण करने के लिए चेतन की अवस्थाएं, जिनमें कि विशेष रूप से समाधि महत्वपूर्ण है, और 4 अलग अलग अवस्थाएं जैसे कि मन शरीर संबंध, मानसिक कार्य, व्यवहारिक ज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य, ये सभी इंपॉर्टेंट है। कुछ समय पहले तक मनोवैज्ञानिक केवल इन अवधारणाओं में एक गुजरती रुचि लेते थे, यानी कि बहुत ही कम रुचि लेते थे। द 4 स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्शियसनेस की भारतीय मनोविज्ञान में 4 अवस्थाएं बताई गई हैं: जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, प्रज्ञा अवस्था, तुरीय अवस्था। जागृत अवस्था तो सबको पता ही है, जो हमारी स्टेज ऑफ अवेयरनेस है या जागृत अवस्था है, और इसमें जो व्यक्ति है, यहाँ पे पदार्थ व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। पदार्थ की सकल दुनिया से संबंधित सामान्य ज्ञान की स्थिति इसमें होती है। उसके बाद आता है स्वप्न अवस्था है, जिसको हम सपने की अवस्था है, स्वप्न की अवस्था कह सकते हैं। इसमें देवत्व और पवित्रता के पवित्र अनुभव को पहचाने और प्राप्त करने का अवचेतन संकाय होता है, यानी कि अनकॉन्शियस इसमें हमारा काम करता है। यह मानव ज्ञान और अनुभव के सूक्ष्म पहलुओं से संबंधित है। उसके बाद आता है प्रज्ञा अवस्था, चेतन की पारलौकिक स्थिति होती है। ये स्थूलता और सूक्ष्मता के बीज द्वंद्ववाद सुपर चेतना में गायब हो जाता है। यह दिव्यता की चेतना का शुद्ध भजन है। उसके बाद और सबसे अंतिम होती है तुरीय अवस्था या चेतना की उच्चतम अवस्था। अति मानव की अनिवार्य प्रकृति इस शुद्ध शांत और सुपर चेतना की स्थिति में अनुभव की जाती है। तो आपको ये 4 जो अवस्थाएं हैं और उनका जो वर्णन है, इसको आपको याद कर लेना है। भारतीय परंपरा में मनोविज्ञान के हकदार एक हालिया वॉल्यूम में राव और प्रांजपे 2016 ने भारतीय मनोविज्ञान को एक व्यवस्थित खाता प्रस्तुत किया है, यानी कि ये भारतीय मनोविज्ञान के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं। उनके अनुसार व्यक्ति जीव का अध्ययन जो शरीर, मन और चेतना का गठन करता है, भारतीय मनोविज्ञान के दायरे में आता है। मन एक काल्पनिक संज्ञानात्मक साधन है जो शरीर और चेतना से संबंधित है। चेतना व्यक्ति के गैर भौतिक पहलुओं के लिए है। व्यक्ति 3 स्तरों पर कार्य करता है: अवलोकन, समझ और प्रालौकिक बोध। अवलोकन को हम बोल सकते हैं श्रवण, समझ को मनन, और पारलौकिक बोध को निध्यासन कह सकते हैं। उसके बाद आता है कि मानव विकास का अंतिम लक्ष्य मुक्ति या मोक्ष माना जाता है। विकृत धारणा दुख का मुख्य कारण है, जिसे ज्ञान, भक्ति और काम के मार्ग को अपनाने से निपटा जा सकता है। अंत में यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि अनुभवजन्य ज्ञान, या जिसको हम पैरा विद्या भी कहते हैं, के अलावा पारलौकिक ज्ञान, या जिसको हम अप्सर विद्या कहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरा लेसन कैसा लगा है, और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है या आपको इससे रिलेटेड कुछ भी समझ नहीं आया है तो कमेंट करके आप उसको भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।